हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध की जानकारी दूंगी, संपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की संपूर्ण जानकारी। हम इसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, सन 1914 में यूरोप में एक ऐसा युद्ध आरंभ हुआ जिसने पूरे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में समेट लिया। इस युद्ध से जितना विनाश हुआ उतना मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। सेकंड पॉइंट है, 1914 में आरंभ होने वाला युद्ध एक सर्वव्यापी युद्ध था जिसने युद्धरत देशों ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए। इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में असैनिक क्षेत्रों पर हुई बमबारियों से तथा युद्ध के कारण फैले अकाल और महामारियों से जितनी आम लोगों की जाने गई उनकी संख्या मारे गए सैनिकों से कहीं अधिक थी। थर्ड पॉइंट है, इस युद्ध का प्रभाव अभूतपूर्व था। इसने दुनिया के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। इस युद्ध में लड़ाइयां यूरोप, एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में लड़ी गई। इसके अभूतपूर्व फैलाव और उसकी सार्वगिक प्रकृति के कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखेंगे। फर्स्ट कारण है साम्राज्यवादी शक्तियों में आपसी कलह, इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, युद्ध के मूल कारण थे तो इसके डिटेल में देखेंगे। साम्राज्यवादी देशों की आपसी प्रतिस्पर्धा और टकराव। एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवादी विजय के दौरान साम्राज्यवादी देशों में टकराव होते रहते थे। कभी कभी साम्राज्यवादी आपस में शांतिपूर्ण निपटारा कर लेते थे। वे एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग किए बिना एशिया या अफ्रीका के किसी भाग को बांट लेते थे। कई बार आपसी टकराव के कारण युद्ध की परिस्थितियां भी पैदा हो जाती थी। 19वीं सदी के अंत तक स्थिति बदल चुकी थी। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भाग को साम्राज्यवादी देश आपस में बांट चुके थे और आगे विजय का एक ही रास्ता था कि किसी साम्राज्यवादी देश से उसके उपनिवेश को छीनने जाए। इसलिए 19वीं सदी के अंतिम दशक के दौर में साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाओं के कारण विश्व को पुनर्विभाजित करने के प्रयास होने लगे, जिससे युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई। सेकंड पॉइंट है उपनिवेश के लिए संघर्ष। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद उसका बहुत अधिक आर्थिक विकास हुआ था। 1914 के आते आते तक वह लोहे और इस्पात तथा बहुत सी औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत पीछे छोड़ चुका था। जर्मनी उपनिवेशों की दौड़ में बहुत बाद में शामिल हुआ था और इसलिए उसे कम उपनिवेश हाथ लगे थे। जर्मन साम्राज्यवादियों ने पूर्व में पांव फैलाने की सोची। उनकी महत्वाकांक्षा थी पतनशील उस्मानिया मतलब तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। इसके लिए उन्होंने बर्लिन से बगदाद तक एक रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई। इस योजना से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस डर गए क्योंकि इस रेल लाइन के तैयार होने पर उस्मानिया साम्राज्य से संबंधित उनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को धक्का लगता। जर्मनी की तरह यूरोप भी की सभी प्रमुख शक्तियों और जापान की अपनी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। इटली जो एकीकरण के बाद फ्रांस जितना ही शक्तिशाली बन चुका था, उत्तरी अफ्रीका स्थित त्रिपोली पर नजर गड़ाए था जो उस्मानिया साम्राज्य का क्षेत्र था। फ्रांस अमेरिका में अपने साम्राज्य में मोरक्को को भी शामिल करना चाहता था। रूस की ईरान, कुस्तुतुनिया समेत उस्मानिया साम्राज्य के इलाकों, सुदूर पूर्व और अन्य जगहों से संबंधित अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। रूस की महत्वाकांक्षाओं का ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हितों और महत्वाकांक्षाओं से टकराव हुआ। जापान भी तब तक एक साम्राज्यवादी देश बन चुका था। सुदूर पूर्व में उसकी
अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और वह इन्हें पूरा करने के लिए कदम भी उठा चुका था। ब्रिटेन के साथ एक समझौता करने के बाद उसने 1904 से 1905 में रूस को हराया और सुदूर पूर्व में उसका प्रभाव बढ़ गया। ब्रिटेन का दूसरे सभी साम्राज्यवादी देशों टकराव हो गया क्योंकि उसके पास पहले से एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसकी रक्षा करना आवश्यक था। जब कभी किसी देश की शक्ति बढ़ती थी उसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा समझा जाता था। उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत फैला हुआ था उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत फैला हुआ था और इस व्यापार की रक्षा उसे प्रतियोगी देशों से करनी पड़ती थी। साथ ही उसे अपने साम्राज्य के व्यापार मार्ग की रक्षा भी करनी पड़ती थी। उस्मानिया साम्राज्य के बारे में ऑस्ट्रिया की भी महत्वाकांक्षाएं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी 19वीं सदी के अंत तक एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। उसने फिलीपाइन को हड़प लिया था क्योंकि उसको व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए उसकी मुख्य दिलचस्पी व्यापार की स्वतंत्रता बनाए रखने में थी। दूसरी बड़ी ताकतों के प्रभाव को बढ़ाना अमेरिकी हितों के लिए खतरा समझा जाता था। थर्ड पॉइंट है यूरोप से संघर्ष। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच उपनिवेशों और व्यापार को लेकर टकराव तो थे ही, साथ ही यूरोप के अंदर होने वाली कुछ घटनाओं को लेकर भी टकराव थे। उस समय यूरोप में 6 प्रमुख शक्तियां थीं: ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस, फ्रांस और इटली। एक प्रश्न जिसमें ये सभी देश उलझ गए वह था यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के देशों का प्रश्न। बाल्कन प्रायद्वीप के देशों उस्मानिया साम्राज्य के अधीन थे, मगर 19वीं सदी में उस्मानिया साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था। स्वाधीनता के लिए अनेक जातियां इस साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रही थी। रूस के जारों को आशा थी कि इन क्षेत्रों में उस्मानी तुर्की का शासन समाप्त होने के बाद ये रूस नियंत्रण में आ जाएंगे। उन्होंने सर्व स्लाव नामक एक आंदोलन को बढ़ावा दिया जो इस सिद्धांत पर आधारित थी कि पूर्वी यूरोप के सभी स्लाव एक जनगण के लोग हैं। स्लाव ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में भी रहते थे, इसलिए रूस ने उस्मानिया साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा दिया। उस्मानिया साम्राज्य और ऑस्ट्रिया स्लाव बौद्ध क्षेत्रों हंगरी को एक करने के आंदोलन का नेतृत्व बाल्कन प्रायद्वीप का एक प्रमुख देश सर्बिया कर रहा था। रूस के बढ़ते प्रभाव को देखकर यूरोप की दूसरी प्रमुख शक्तियां चौकन्नी हो गई। वे रूस के प्रभाव को बढ़ाने से रोकना चाहती थी, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी इस क्षेत्र में अपना पांव फैलाना चाहता था। सर्व स्लाव आंदोलन की तरह एक सर्व जर्मनी आंदोलन भी चला, जिसका उद्देश्य जर्मनी के प्रभाव को पूरे मध्य यूरोप और बाल्कन क्षेत्र में फैलाना था। इटली ने कुछ ऐसे क्षेत्रों पर दावा किया जो उस समय ऑस्ट्रिया के अधीन थे। फ्रांस ने केवल अल्सास लॉरेन को वापस पाना चाहता था, जो उसे 1871 में जर्मनी को देना पड़ा था। इसके अलावा जर्मनी के साथ 1870-71 के युद्ध में उसकी जो शर्मनाक हार हुई थी, वह जर्मनी से उसका बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट है गुटों का निर्माण। इसके बारे में संक्षिप्त में देखेंगे तो यूरोप में उपनिवेशों को लेकर होने वाले जिन टकरावों का वर्णन किया जा चुका है, उनके कारण 19वीं सदी के अंतिम दशक और उसके बाद के काल में यूरोप में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यूरोप के देश अब परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होने लगे। अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने, अपनी सेनाओं और नौसेनाओं की संख्या बढ़ाने, नए और पहले से अधिक घातक हथियार विकसित करने तथा आमतौर पर युद्ध की तैयारियां करने पर वे अपना धन खर्च करने लगे। अब यूरोप धीरे धीरे विशाल सैनिक शिविर बनता जा रहा था। 20वीं सदी के पहले दशक में इन देशों को
के दो परस्पर विरोधी गुट बन गए और वे अपनी अपनी सैनिक शक्ति के साथ एक दूसरे के मुकाबला के लिए तैयार हो गए। 1882 में एक गुट ट्रिपल अलायंस बना था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे, मगर इन गुट के प्रति इटली की वफादारी संदिग्ध थी क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी से कुछ इलाके छीनना और फ्रांस की सहायता से त्रिपोली को जीतना था। इस त्रिगुट के विरोध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिदेशीय सीधे मतलब ट्रिपल एंता बनाई। जैसा कि शब्द है एंता, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपसी समझदारी। यह संधि सिद्धांत रूप से आपसी समझ पर आधारित एक ढीला ढाला गठजोड़ थी। इन दो परस्पर विरोधी गुटों के उद्देश्य से यह निश्चित हो गया कि अगर इनमें से कोई भी देश किसी टकराव में उलझता है तो वह टकराव एक अखिल यूरोपीय युद्ध में बदल जाएगा। युद्ध में ठीक पहले के वर्षों में एक के बाद एक संकट आए। इन संकटों के कारण यूरोप में तनाव और कड़वाहट में वृद्धि हुई और राष्ट्रीय श्रेष्ठवाद का जन्म हुआ। यूरोपीय देश दूसरे इलाके पाने के लिए आपस में गुप्त समझौते भी करने लगे। इन समझौतों का अक्सर ही भंडाफोड़ हो जाता था और इससे इनको लेकर हर देश में भय और शंका का वातावरण और भी तीखा हो जाता था। ऐसे भय और शंकाओं के कारण युद्ध की घड़ी और भी पास आ गई। युद्ध का आरंभ देखेंगे, इसके तात्कालिक कारण थे। ठीक है, तो युद्ध का आरंभ एक मामूली घटना से हुआ। अगर यूरोप वर्षों से युद्ध की तैयारी कर रहे दो परस्पर विरोधी सैनिकों शिविरों में बटा होता तो इस घटना से कोई खास तहलका नहीं मचता। 28 जून सन 1914 को आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की बोनेशिया की राजधानी में हत्या हो गई। यह स्मरण है कि कुछ ही वर्ष पहले ऑस्ट्रिया ने बोर्निया को हड़प लिया था। फर्डिनांड ऑस्ट्रिया हंगरी की गद्दी का उत्तराधिकारी था। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या में सर्बिया का हाथ देखा और उसे चेतावनी दी। सर्बिया ने इस चेतावनी की एक मांग मानना से इनकार कर दिया क्योंकि वह उनकी पूर्ण स्वतंत्रता के विरुद्ध थी। 28 जुलाई सन 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रूस ने सर्बिया की पूर्ण सहायता का वादा किया था और इसलिए यह युद्ध की तैयारी करने लगा। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मन सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अनेक दूसरे देश भी लड़ाई में शामिल हो गए। सुदूर पूर्व में जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की और बुल्गारिया जर्मनी की तरफ हो गए। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ बना रहा। 1915 में वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है, पहला है युद्ध का आरंभ। ठीक है, तो जर्मनी को आशा थी कि वह बेल्जियम पर बिजली की तरह मार करके फ्रांस पर हमला कर देगा और उसे कुछ ही हफ्तों में हरा देगा और तब तक वह रूस से उलझेगा। कुछ समय तक ऐसा लगा कि यह योजना सफल हो रही है। जर्मनी सेना पेरिस से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी तक आ पहुंची। रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर हमला आरंभ कर दिए थे, इसलिए कुछ जर्मन सेना पूर्वी मोर्चों पर भेजनी पड़ी। जल्द ही फ्रांस की तरफ सेनाओं का बढ़ना रुक गया और यूरोप में युद्ध में लंबे समय के लिए गतिरोध पैदा हो गया। इस बीच युद्ध दुनिया के कई दूसरे भागों तक फैल गया और पश्चिमी एशिया, अफ्रीकी और सुदूर पूर्व में लड़ाइयाँ होने लगी। जर्मन सेनाओं का बढ़ना रुक जाने के बाद एक नए प्रकार का युद्ध आरंभ हो गया। परस्पर भिड़ रही सेनाओं
खंदकें खोदकर वहां एक दूसरे पर छापे मारने लगी। पूर्वी मोर्चे पर ऑस्ट्रिया को रूस के हमले असफल बनाने और रूसी साम्राज्य के कुछ भागों पर कब्जा करने में सफलता मिली। यूरोप से बाहर फिलिस्तीनी, मेसोपोटामिया और अरब में उस्मानिया साम्राज्य और जर्मनी तथा तुर्की के विरुद्ध अभियान संगठित किए गए। जर्मनी तथा तुर्की के विरुद्ध भी अभियान संगठित किए गए, जो ईरान में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। पूर्वी एशिया में जापान ने जर्मनी के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अफ्रीका में ब्रिटेन तथा फ्रांस ने अधिकांश जर्मन उपनिवेश हथिया लिए। दूसरा है युद्ध में नए एवं भयंकर हथियारों का प्रयोग। सेकंड पॉइंट है, इसको देखेंगे। इस युद्ध में अनेक नए हथियारों का उपयोग किया गया कि इस तरह के दो हथियार थे। पहला है मशीनगन और दूसरा है तरल अग्नि। युद्ध में पहली बार आम जनता को मारने के लिए हवाई जहाजों का उपयोग किया गया। अंग्रेजों ने टैंकों का प्रयोग किया, जो आगे चलकर युद्ध के प्रमुख हथियार बनाए गए। दोनों युद्धरत गुटों ने एक दूसरे तक खाद्यान्न कारखानों के माल तथा हथियारों में पहुंचने को रोकने की कोशिश की और इस काम में समुद्री युद्ध की प्रमुख भूमिका रही। जर्मनी ने बड़े पैमाने पर यू-बोट नामक पनडुब्बी का उपयोग किया। इसका उद्देश्य दुश्मन के जहाजों को नहीं बल्कि ब्रिटिश बंदरगाहों की ओर बढ़ रही तटस्थ नौकाओं को भी नष्ट करना था। इस युद्ध में जहरीली गैसों का भी उपयोग किया गया, जो एक और भयानक हथियार था। युद्ध लंबा खिंच गया और इससे लाखों लोगों की जान गई और अरबों की धन व संपत्ति नष्ट हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल। तो 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका इन देशों के लिए हथियारों और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का प्रमुख स्रोत बन चुका था। 1915 ईस्वी में जर्मनी के यू-बोट ने लुसितानिया नामक एक ब्रिटिश जहाज को डुबो दिया था। मरने वाले 1153 यात्रियों में 128 अमेरिकी भी थे। इस घटना के बाद अमेरिका में जर्मन विरोध की भावना भड़क उठी और अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। नेक्स्ट है रूस का युद्ध से अलग होना, मतलब रूस क्यों युद्ध से अलग हुआ, इस पॉइंट पर देखेंगे। तो 1917 की एक और प्रमुख घटना थी अक्टूबर क्रांति और उसके बाद रूस का युद्ध से हट जाना। रूसी क्रांतिकारी आरंभ से ही युद्ध का विरोध करते आए थे। लेनिन के नेतृत्व में उन्होंने फैसला किया था कि वे रूसी निरंकुश शासन का उखाड़ फेंक कर सत्ता पर कब्जा करने के लिए इस युद्ध को एक क्रांतिकारी युद्ध में बदल देंगे। युद्ध में रूसी साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। जिस दिन ग्रीक सरकार सत्ता में आई, उसके दूसरे दिन उसने शांति जारी की, जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को लिए बिना और युद्ध के हर जाने के लिए शांति स्थापित करने के प्रस्ताव रखे थे। रूस ने युद्ध से हट जाने का फैसला किया और मार्च 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति संधि की। 1918 में रूस ने शांति संधि की थी, वो युद्ध से हट गया था। युद्ध की समाप्ति देखेंगे तो युद्ध को समाप्त कराने के लिए अनेक प्रयास किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम सामने रखा। यह राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों के नाम से विख्यात हुआ, जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। ठीक है, मतलब अमेरिका ने युद्ध को शांत कराने के लिए, बंद करने के लिए कुछ क्या क्या किए उसको देखें। इसको हम 14 सूत्रों के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे गुप्त संधियों का परित्याग। सेकंड है सभी देशों का सभी समुद्री मार्गों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना। थर्ड है राष्ट्रों के मध्य खुले तौर पर बातचीत हो और संधियां की जाए। फोर्थ है हथियारों के निर्माण में कटौती हो। फिफ्थ है जर्मनी बेल्जियम से हट जाए। सिक्स नेक्स्ट है फ्रांस की आल्सेन और लारेन के प्रदेश लौटा दिए जाएं।
7 है, यूरोप में राष्ट्रीयता के आधार पर कुछ नए देशों का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है, उपनिवेशों के दावों पर पुनः निष्पक्ष रूप से तय किया जाए। नेक्स्ट है, हारे हुए राष्ट्रों से हट जाने के रूप में धनराशि ली जाए। नेक्स्ट है, जर्मनी और फ्रांस के बीच लगने वाले राइन नदी के क्षेत्र को पूरी तरह सेना रहित कर दिया जाए। नेक्स्ट है, दोषी राष्ट्रों की सैनिक संख्या तय कर दी जाए। नेक्स्ट है, सार नामक कोयले का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया जाए। और लास्ट है, बेल्जियम को स्वतंत्र कर दिया जाए। यही 14 शर्तें रखी थी युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिका ने। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए ये देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय तक विश्व में हुए सभी युद्ध से अधिक भयावह था। इसके परिणाम केवल यूरोप को ही प्रभावित करने वाले ही नहीं थे, वरन संपूर्ण विश्व को प्रभावित करने वाले थे। इस युद्ध के परिणाम निम्नलिखित थे। फर्स्ट है देखेंगे, अपार धन जन की हानि। इसमें हम प्रकाश डालेंगे। तो इस युद्ध में लड़ने वालों की संख्या विस्मयकारी थी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार 45 करोड़ 30 लाख से लेकर 7 करोड़ तक लोग इस युद्ध में लड़े। लड़ाई में मारे गए एवं घायलों की संख्या 90 लाख थी। इसमें लगभग 69 लाख भारतीय सैनिकों ने भाग लिया। लाखों लोग अपंग हो गए। हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी की संख्या में असैनिक लोग मारे गए। इसमें दोनों पक्षों का भारी धन संपत्ति का विनाश हुआ। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक परिणाम। इसमें देखेंगे, इस युद्ध तथा बाद की शांति संधियों ने दुनिया और मुख्यतः यूरोप का ही नक्शा बदल रखा दिया। इस युद्ध के पश्चात यूरोप में निम्नलिखित राजनीतिक परिवर्तन। तो फर्स्ट क्या क्या परिवर्तन हुआ देखेंगे। फर्स्ट है, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों का अंत हो गया। सेकंड है, गणतंत्रों का उदय हुआ। थर्ड है, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता की भावना का तेजी से प्रसार हुआ। फोर्थ है, नवन गणतंत्रों की प्रवृत्ति अधिनायकवादी हो गई। फिफ्थ है, राष्ट्र संघ की स्थापना। और लास्ट है, रूस में साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर नई शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। थर्ड है, सामाजिक परिणाम। इसमें देखेंगे 2 पॉइंट है। फर्स्ट है, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। सेकंड है, सामाजिक असमानता का अंत हो गया और विश्व में मातृत्व की भावना का विकास हुआ। फोर्थ नंबर देखेंगे, धर्म के प्रति आस्था का होना। इसमें देखेंगे, जनता धर्म को राजनीति से पृथक समझने लगी। इससे ईश्वरीय सत्ता की उपेक्षा की जाने लगी। फिफ्थ है, विज्ञान की प्रगति। इसमें देखेंगे, वैज्ञानिकों ने अनेक उपयोगी आविष्कार किए, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद के कारण विनाशकारी एवं विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया। छठवां नंबर है सांस्कृतिक परिणाम। इसमें देखेंगे, राष्ट्रों की ऐतिहासिक कलाकृतियों, स्मारकों, भवन, नगरों का विनाश हो गया। युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट है, लास्ट है, और भावी युद्ध के बीज। तो ऐसी धारणा थी कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध है, परंतु शांति संधियां युद्ध को सदा के लिए समाप्त करने में असमर्थ रही। संधियों की कुछ व्यवस्थाएं पराजित देशों की दृष्टि से अत्यंत कठोर थी। उन्होंने भावी संघर्षों के बीज बोए।